साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में वो कुछ हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है। इतना बड़ा झटका लगा है दोस्तों कि वो सही से कराह तक नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को जो करीब से देखने वाले लोग हैं, जब उनसे बात करेंगे तब पता चलेगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को छोड़ने की जरूरत क्या थी जब इसी गड्ढे में गिरना था। अरे जब सब कुछ बिखर ही जाना था वहां तो कम से कम आपकी हैसियत थी, यहां तो खत्म हो गया है। और यह कहना कोई गलत नहीं होगा दोस्तों कि बाल ठाकरे की भविष्यवाणी सच हो गई है। जो श्राप उन्होंने दिया था आने वाले भविष्य को देख करके वो सच हो गया है। और उसके शिकंजे में कोई दूसरा और नहीं बल्कि खुद उनके सुपुत्र हैं, उद्धव ठाकरे हैं। पूरा परिवार है, हर कोई लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी से दगा करने के बाद, दरअसल दगा बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले चुनाव में ये कहते थे दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, सब कुछ भुला दिया गया। और मैं इस कहानी में दोस्तों बहुत सारी चीजें शरद पवार के परिवार के भीतर, बाला साहेब ठाकरे के परिवार के भीतर क्या हो रहा है, कांग्रेस, लेकिन उद्धव ठाकरे की कहानी तो जानना ही पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। शरद पवार के घर में जो पवार परिवार है, पहली बार दो फाड़ हो गया। आपको लगेगा कि अरे पार्टी तो पहले ही दो टुकड़ों में बंट गई, लेकिन उसके बाद भी परिवार के भीतर दरार नहीं आई दोस्तों। पहली बार अजीत पवार और शरद पवार अलग अलग पाड़वा पर्व मना रहे हैं। यह कभी नहीं हुआ। और आप देखिए शरद पवार के घर बारामती के गोविंद बाग में जहां पाड़वा पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं अजीत पवार बारामती में ही अपने पैतृक गांव कटेवाड़ी में दिवाली पड़वा मना रहे हैं। आप जानते हैं कि शरद पवार को बारामती का दादा माना जाता है, लेकिन अजीत पवार ने ताल ठोक कर कह दिया है कि अब वो बारामती के दादा हैं। हालांकि इस बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा की सांसद है। अब ये सामने सामने तो दिख रहा है कि पवार परिवार के भीतर इतना बड़ा इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है। लेकिन असल कहानी कहीं और है। शरद पवार ने जो दर्द उद्धव ठाकरे को दिया है वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और नाना पटोले समझ गए, कांग्रेस ज्यादा चालू निकली दोस्तों। वो समझ गई कि ये खेल कुछ और चल रहा है, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहें, ये चल रहा है। उद्धव ठाकरे ऐसे इस चाल में फंसे हैं दोस्तों। मैंने कहा ना, कट गया खून निकल रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहे कि हम ही को चोट लगी है, करा नहीं कर पा रहे, हड्डी यहीं अटक गई। देखिए सीटों का बंटवारा कैसे हुआ आप जानते हैं। रह रह कर जख्म दिया गया। शरद पवार ने टुकड़ों टुकड़ों में खत्म करने की कोशिश की है। अभी लोकसभा जब चुनाव हुआ दोस्तों, तो उद्धव ठाकरे के गुट को 48 में से 21 सीट मिल गई थी। 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और महाविकास अघाड़ी के नेता निर्विवादित रूप से उद्धव ठाकरे ही थे, वो सरकार के चेहरे थे। और जब 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना एकीकृत थी, जानते भाजपा से कितनी सीटें ली थी? आप हैरान हो जाएंगे। 126 सीटें, 56 पर चुनाव जीते। और अब कितना मिला है? कहीं नहीं है। 21 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली, सबसे खराब स्ट्राइक रेट। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 14 सीट जीत गई। और एनसीपी शरद गुट सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट, 10 सीटों पर चुनाव लड़े और 8 जीत गई। अब लोकसभा का जो फॉर्मूला है दोस्तों, उसके हिसाब से
उद्धव ठाकरे को कम से कम 126 सीट मिलनी चाहिए थी। कितनी मिली? सिर्फ 96। किसको फायदा हुआ यह भी समझ लीजिए। शरद पवार को। उद्धव ठाकरे की जो सीटें खत्म की गई उसका सीधा फायदा सीधे शरद पवार को हुआ है दोस्तों, और यह शुद्ध रूप से शरद पवार के लिए एक लॉटरी है। और इस तरीके से जिस पार्टी के पास सिर्फ 14 विधायकों वाली पार्टी, आज वो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बराबर आ गई। आप सोचिए। और महाविकास अघाड़ी के बारे में आपको बता देता हूं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी 103 सीटें, उद्धव ठाकरे खत्म। और शिवसेना उद्धव ठाकरे काफी लड़ने के बाद सिर्फ 96 सीटें, और शरद पवार की एनसीपी 87 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी हुई है। और अगर घोषित तौर पर कहें भारतीय जनता पार्टी, इधर महायुति की बात बताऊं तो भाजपा 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति के दूसरे पार्टनर शिंदे की शिवसेना, असल शिवसेना 80, और एनसीपी ओरिजिनल वाली इधर है अजीत पवार, 52 सीटें दी गई हैं। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें जब अविभाजित शिवसेना थी तब भी भाजपा 152 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी, 105 में जीत गई थी। यानी ये जो टुकड़े में ये लोग बटे हैं इसमें अजीत पवार की पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पास पहले से ही 41 विधायक थे और अब गठबंधन हुआ तो उन्हें अतिरिक्त 11 सीटें ही मिली हैं। लेकिन महायुति की कहानी बड़ी खास है दोस्तों, बहुत अद्भुत है। मैं आपको बताता हूं। उद्धव ठाकरे जल भुन रहे हैं। क्यों छोड़ा? क्यों मोदी जी को छोड़ दिया? क्यों दगा किया? भाजपा ने सहयोगी दलों को गजब का सपोर्ट किया है दोस्तों। सीटें तो दी, उम्मीदवार नहीं थे तो उम्मीदवार भी दे दिए। शाइना एनसी भाजपा की नेता है, वो शिवसेना से लड़ रही है, अपने उम्मीदवार दे दिए। और उसमें कितना बवाल है इंपोर्टेड माल वाला वो तो आप जानते ही। कुल मिलाकर के मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि भाजपा के 16-17 नेता दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें तो शिंदे गुट को 12 नेता दिए गए हैं, अजीत पवार एनसीपी को 4 नेता। मैं कुछ नाम बताता हूं। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को शिवसेना ने कुडल मानवंत से, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे की बेटी संजना जाधव भी शिवसेना के टिकट पर, कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व भाजपा नेता राजेंद्र गावित शिवसेना की ओर से, पालघर विधानसभा से विलास तारे, बोईसर से, भिवंडी पूर्व से संतोष शेट्टी ने, अंधेरी से भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरजी पटेल भी, बहुत सारे नेता, 16-17 नेता दोस्तों। अब ये तो महायुति है, सब कुछ शांति से निपट गया। मगर महाविकास अघाड़ी में क्या हो रहा है? एक दूसरे को गिराने की होड़ लगी है। तीनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, एक ही पार्टी के अंदर भी बड़े सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजे ले रही है उद्धव ठाकरे साहब से, कह रहे जितनी बार पिछली बार लड़े थे उतनी भी नहीं मिली, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अब, तब भी नहीं जीते थे। भाजपा यही बोल रही थी, नहीं समझ में आया आपको? पिछली बार 126 और इस बार 96 सीट, कहां जाएंगे? और उनके हाथ में तो अब कमान भी नहीं रही दोस्तों। मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, बाला साहेब ठाकरे की एक भविष्यवाणी सुना देता हूं। जब पूछा गया था कि कांग्रेस का कल्चर कहीं आपके अंदर ना घुस जाए या आपकी पार्टी के लोग कांग्रेसी ना बन जाए, बोले दुकान बंद कर दूंगा भैया, ये शिवसेना नहीं चलाऊंगा, चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आज वही हो रहा है। मैं आपको बाला साहेब ठाकरे का वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। से झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा, मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ। अब देखिए दोस्तों, जो बाला साहेब ठाकरे ने कहा
वही आज हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी, पूरी दुकान गांधी परिवार के आगे सुपुर्द कर दी, हवाले कर दी, खत्म इसीलिए हो रहे हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि 6 नवंबर को जब महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा, कॉमन गारंटी दिया जाएगा, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? गांधी परिवार करेगा, राहुल गांधी करेंगे, उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे। और गांधी परिवार के लोगों को बाला साहेब ठाकरे क्या कहते थे बोलने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत है? आप खुद बताइए। मैं वो बयान नहीं निकाला हूं। आज उद्धव ठाकरे वही कर रहे हैं, दुकान भी बंद और क्या क्या नहीं कहा। और उन्हीं की तुलना में दोस्तों आप एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, उनके हाल को देखिए। जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में गौण हो चुके थे, अब वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके हैं। भाजपा के साथ रहने का क्या अर्थ है, मोदी जी के साथ खड़े होने का क्या अर्थ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ मजेदार चीजें आपको बताता हूं। भाजपा और कांग्रेस लगभग दोस्तों 1/4 सीटों पर सीधी टक्कर है। 70 से 75 सीटों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। और सीधी लड़ाई में क्या हुआ था हरियाणा में आप देख चुके हैं। इस बार महाराष्ट्र के लोग बड़े सतर्क हैं, जानते हैं कहां फंसना नहीं है, कहां नहीं जाना है। और वैसे भी खड़गे साहब बोल चुके हैं कि ये लोग झूठे वादे ना करें। लेकिन अगर आप शिवसेना की बात करें दोस्तों, उद्धव की शिवसेना और एकनाथ शिंदे वाली जो ओरिजिनल पार्टी है दोनों की, तो मैं देख रहा हूं 49 सीटों पर सीधी टक्कर है। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि शिवसेना के अधिकतर वोटर्स शिंदे के पास चले गए। और ये जो 49 सीटें हैं, इसमें 19 सीटें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है, 12 सीटें मुंबई शहर में है, 8 सीटें मराठवाड़ा में, कोंकण में, 6 विदर्भ में, 4 सीटें उत्तरी महाराष्ट्र में और बाकी बची 4 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र में है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इतनी आसान नहीं है जो दिखा रहा हूं मैं, ये बड़ी गहरी है दोस्तों। बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले जितने लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उनकी पूरी विरासत छिन्न भिन्न हो गई है। उनके अपने बेटे को जीत मिले, उसको हराने में ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत को संभालने वाले दूसरे ही नेता खड़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, आदित्य ठाकरे ये खड़े हैं और मुंबई की सीट से ही खड़े हैं। अब एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा। और जानते हैं देवड़ा कितने मजबूत नेता हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, उद्धव को उनके भतीजे ने भी चुनौती दी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, वो भी दहाड़ रहे हैं, वो माहिम सीट से लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उद्धव ने मेरे पिता को चुनौती दी है, मैं उनका गुरूर तोड़ूंगा। और अमित ठाकरे माहिम सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, आप देखिए उनका मुकाबला शिंदे गुट के नेता सदा सरवणकर और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता महेश सावंत से होगा। अब आप सोचिए, बाला साहेब ठाकरे की विरासत के तीन धड़ा, तीनों आपस में लड़ रहा है। यही सच्चाई है ना, आप खुद सोचिए। और यहां तो वो बात भी रखनी पड़ेगी दोस्तों कि जिस मातोश्री से बाला साहेब ठाकरे का सिक्का चलता था, वहीं उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। सब आपस में लड़ रहे हैं। ये सीट बांद्रा ईस्ट की है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने, अब सोचिए जहां मातोश्री है, जहां से पूरे महाराष्ट्र की हुकूमत चलती थी, वो सीट की बता रहा हूं, बांद्रा ईस्ट की। यहां पर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के युवा सेना सचिव वरुण सरदेसाई को टिकट दिया। वरुण उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार भी हैं। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक तृप्ति सावंत को मैदान में उतार दिया। और तृप्ति सावंत जो हैं वो दिवंगत प्रकाश सावंत की पत्नी है।
और प्रकाश सावंत बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते थे। आप सोचिए, इधर अजित पवार की एनसीपी, उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को उतार दिया है, ये भी चुनाव जीत चुके हैं। यानी उस मातोश्री के इलाके में, बांद्रा ईस्ट में पूरा मामला उलझा हुआ है और पूरा परिवार भिड़ा हुआ है। आप ये समझिए, राज ठाकरे के बेटे को हराने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी चाल चल रही है, उद्धव ठाकरे के बेटे को हराने के लिए राज ठाकरे की पार्टी, शिंदे की पार्टी, सारे लोग। और आज उद्धव ठाकरे की ये हालत हो गई है कि कांग्रेस के चरणों में झुकने के बाद, गांधी परिवार के यहां हाजिरी लगाने के बाद, कि आज उनको सिंबल के लिए भी जूझना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि अब वो सिंबल नहीं रहा, अब तो मशाल हो गया है। आप सोचिए, और आज उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि अरे आपने बाला साहेब के विचारों के खिलाफ जाकर के कांग्रेस से हाथ मिलाया है। अब ये महाराष्ट्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। अब क्या नतीजा होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तो पता चल रहा है ना कि उद्धव ठाकरे का हाल उस गठबंधन के अंदर क्या हो गया, महाविकास अघाड़ी के अंदर क्या हो गया, उस पार्टी का कद कितना गिर गया है। भाजपा से तो बड़ा इतराते थे, मातोश्री आना पड़ेगा, यहीं मिलना पड़ेगा, गृह मंत्री अमित शाह के लिए यहीं आना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, बाहर बिठा दिया था। आज पूरी औकात खत्म कर दी, वो पूरा गुरूर तोड़ कर रख दिया। कोई मातोश्री नहीं जाता, या तो इनको शरद पवार के घर जाना पड़ता है, नाना पटोले के यहां होटलों के चक्कर, गांधी परिवार के यहां दिल्ली में इनको हाजिरी लगानी पड़ती है। यही सच है। और ये स्थिति इसलिए आई है दोस्तों क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की बात को भी नहीं माना। यही सच है। तो ये कहानी है दोस्तों महाराष्ट्र की, नजर रखिए, अभी तो बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि देखिए, मैंने कई गीत एचबी मेलोडी पर रिलीज किए हैं, छठ के गीत आपने देखे, और इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव पर भी एक गीत वो भी रिलीज किया है। तो आप एचबी मेलोडी से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर अपनी बात रखिए। यहाँ पर भी आपके कमेंट का स्वागत है दोस्तों। और आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।